नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम बहुत ही खास शो ई कॉमर्स डिस्काउंट बबल। जी हां, देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को वित्तीय वर्ष 2014-15 में करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। भारी डिस्काउंट ऑफर देने और बैक एंड ऑपरेशंस पर ज्यादा खर्च को इसका कारण बताया जा रहा है। फ्लिपकार्ट ही नहीं, ई कॉमर्स की कंपनी स्नैपडील को भी भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। सवाल है कि क्या भारत में ई कॉमर्स कंपनियों की चमक फीकी पड़ रही है? क्या ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जंग में ई कॉमर्स कंपनियां पिछड़ रही हैं? सवाल है, बिजनेस का ये मॉडल क्या वाकई भरोसेमंद नहीं है? क्या ई कॉमर्स कंपनियों के बिग डिस्काउंट का बबल फूट रहा है? शो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या अब ई कॉमर्स कंपनियों का बुलबुला फूट रहा है? क्या तेजी से उभरे ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार ठंडा पड़ रहा है? क्या ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग की जंग में ई रिटेलर्स पिछड़ रहे हैं? देश की नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट का ताजा आंकड़ा कम से कम यही जाहिर कर रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 में फ्लिपकार्ट को करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। फ्लिपकार्ट का ये घाटा उसकी बिक्री के 20% के बराबर है। फ्लिपकार्ट के कंज्यूमर पोर्टल को चलाने वाली फ्लिपकार्ट इंटरनेट को 1096.4 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। वहीं इसकी होलसेल यूनिट को 836.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील को भी पिछले वित्त वर्ष में 264.61 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल फ्लिपकार्ट को लगे तगड़े झटके की वजह कंपनी के बिग डिस्काउंट ऑफर्स हैं। फ्लिपकार्ट ने इस साल की शुरुआत से ही कई बार भारी डिस्काउंट वाली सेल निकाली। यही हाल स्नैपडील का भी हुआ। सवाल है कि क्या ई कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस गणित गड़बड़ हो रहा है? फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी ऑनलाइन कारोबार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। हमने प्रेडिक्ट किया था बंद होंगे। जी सर, वो तो आपने सही प्रेडिक्ट किया था। अभी आप 6 महीने में देखिए और कितने बंद होते हैं। तो क्या सर आप इसको मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगले 2 साल भविष्यवाणी की बात नहीं होती, मॉडल होते हैं ना हर चीज का। अल्टीमेटली एनी बिजनेस विच यू डू हैज टू ऐड सम वैल्यू एडिशन। इकोनॉमी वैल्यू एडिशन नहीं होती जब तक कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सर तो भी एक आप यहाँ से माल उठा के किसके घर में डिलीवरी कर रहे हो तो आपने क्या वैल्यू ऐड की? वो बिजनेस कभी सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। इन कंपटीशन तो दिया है एक तरह से। आई डोंट थिंक सो। आपको आपके अखबारों में हेडलाइन से कोई कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन मार्केट्स में होते हैं। अगर हम लोग 20-25% ग्रो कर रहे हैं तो कहाँ कंपटीशन हुआ? किशोर बियानी की जुबानी ई कॉमर्स का फंडा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है और तेजी से पनपा ये कारोबार लॉन्ग टर्म में बिखर जाएगा। लेकिन वहीं ई रिटेलर्स के देश में बढ़ते कारोबार पर नजर डालें तो इस सेक्टर में कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फायदे का सौदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेजॉन और अलीबाबा जैसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो पहले ही कई देशों में अपनी साख बना चुकी हैं और उनका भारत में अब तक का कारोबार फायदे का रहा है। अमेजॉन को 2012 में 2.59 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, जबकि फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार को 2 करोड़ 81 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन क्या स्टार्टअप और अमेजॉन जैसी कंपनियों का हश्र भी फ्लिपकार्ट की तरह हो सकता है? लॉन्ग रन में क्या इन कंपनियों को भी बिग डिस्काउंट से बिग प्रॉफिट की जगह बिग लॉस सहना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त संजीव लांबा है, फाउंडर अरिस्टोटल कंसल्टेंसी। मेरे साथ इस वक्त आरसी अग्रवाल है, सीएमडी V2 रिटेल। और मेरे साथ इस वक्त संजीव अग्रवाल है, फाउंडर shopclues.com। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान है, मेरे साथ है राकेश बियानी, ज्वाइंट एमडी फ्यूचर ग्रुप। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन संजीव, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ी सॉल्यूशन मुहैया कराते हैं ई कॉमर्स कंपनियों को, स्टार्टअप्स को। इसके अलावा आप ये भी नजर रखते हैं कि इनका रेवेन्यू मॉडल किस तरह से काम कर रहा है। फ्लिपकार्ट को 2000 करोड़ रुपए का घाटा अगर 2014-15 में हो रहा है तो ये बहुत बड़ा अलार्म है। आपका कमेंट इस पर, और आप क्या माने कि ये डिस्काउंट बबल जो है ई कॉमर्स कंपनियों का, वो अब सामने आने लगा है? देखिए गौरव, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चल रहा है, ये बेसिकली इट इज मोर ऑफ अ मार्केट कंसोलिडेशन, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए हो रहा है जो भी है। तो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए अभी ई कॉमर्स कंपनीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं है डिस्काउंट देना, क्योंकि अभी भी आज की डेट में ई कॉमर्स में लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको डिस्काउंट दिख रहा है। डिस्काउंट इज द ओनली ऑप्शन जिसकी वजह से लोग ई कॉमर्स में किसी भी सामान को खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा जो अभी इन्वेस्टर्स भी जो ई कॉमर्स कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टॉप लाइन मेंटेन करना।
बॉटम लाइन के बारे में अभी भी कोई नहीं सोच रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ टॉप लाइन के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट शेयर के बारे में सोच रहे हैं, वैल्यूएशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। सो ये मेरा व्यू है इसमें। चलिए, ये आपका व्यू है, लेकिन और भी व्यू लेते हैं, इंडस्ट्री से भी लेते हैं। मेरे साथ संजीव अग्रवाल साहब हैं, शॉपक्लूज के फाउंडर। संजीव अग्रवाल साहब, क्योंकि आप ई कॉमर्स में एक बड़े प्लेयर हैं, ई कॉमर्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, फ्लिपकार्ट को अगर 2000 करोड़ का लॉस हो रहा है तो ये बताता है कि इंडस्ट्री के जो दूसरे प्लेयर हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े अच्छे खासे लॉस में है। पहला मोटो क्या है आपका, प्रॉफिट कमाना या अपनी वैल्यू बढ़ाना? और अगर प्रॉफिट कमाना आपका मोटो नहीं है तो फिर कैसे सर्वाइवल होगा सर? देखिए, हमारा मोटो उन दोनों में से कोई भी नहीं है। जो आपने बोला, ई कॉमर्स कंपनी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो कंज्यूमर को चॉइस देती है, वो कंज्यूमर को प्राइस की ट्रांसपेरेंसी देती है, वो कंज्यूमर को कन्वीनियंस देती है। अगर आप दुनिया की 3 ई कॉमर्स कंपनीज को उठाओगे, अमेज़न को, ईबे को और अलीबाबा को, उन्होंने जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाई है वो पहले 50 डिपार्टमेंटल स्टोर जो फिजिकल हैं उन्होंने पिछले 50 सालों में भी नहीं बनाई है। तो ये कोई बबल नहीं है, ये जो डिस्काउंट वगैरह है ये मार्केट डेवलपमेंट का फेस है, ठीक है। बट ई कॉमर्स हर कंट्री में जहां पर भी गया है वो सिर्फ ऊपर। सर, फ्लिपकार्ट सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया की और अकेले उसको 2000 करोड़ का लॉस हुआ है 2014-15 में। आप कुछ भी दलील दीजिए, लेकिन उनकी बुक्स पे वो लॉस शो कर रहा है। आप इसको डिनाई कर सकते हैं क्या? नहीं, बट लॉस कर रहे हैं। पर एक बात सुनिए, चाहे आज से 100 साल पहले जब एयरलाइंस इंडस्ट्री आई थी तब भी वहां पर भी ऐसा ही था। जब आज से 70 साल पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई थी तब भी वहां पर ऐसा था। जब इंडिया में 15 साल पहले ऑर्गेनाइज्ड रिटेल भी आया था तब भी ऐसा ही था। आज तक उनको ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनीज हैं, वो बैंकों को 10 हजार करोड़ रुपए का लोन वापस करना है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा आरसी अग्रवाल साहब, क्योंकि आप रिटेल इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर है और रिटेल और ई कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक दूसरे से पिछले कुछ दिनों में आमने सामने रहे हैं, काफी टक्कर देखने को मिली है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ई कॉमर्स में भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी शायद ई कॉमर्स वेबसाइट भी आएगी, मैं उस पर भी आपके प्लान जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका इस पर कमेंट लेना चाहूंगा कि ई कॉमर्स कंपनी को, अगर एक अकेली कंपनी को इतना बड़ा लॉस होता है तो क्या फ्यूचर दिखता है आपको इंडिया में इस इंडस्ट्री का? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ई कॉमर्स में वैल्यू है और वो अगर ठीक से किया जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है कंपनी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि पहले मेरी कंपनी में भी एक बार हुआ था कि जब पैसे ज्यादा आते हैं तो हम लोग उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं और उसको गलत तरीके से पैसे को बर्बाद करते हैं। तो अभी सारी ई कॉमर्स कंपनियों में पैसे बहुत आए हुए हैं और वो लोग कस्टमर को रिटेंशन करने के लिए कुछ गलत पॉलिसीज बना रखे हैं। जैसे मैं कुछ एक कारण बताऊंगा लॉसेस का। पहला कारण है कि दुनिया में कहीं पे भी सीओडी नहीं होता है और जब हम ये सीओडी फैसिलिटीज अभी मैक्सिमम यहाँ इंडियन कंपनीज दे रही है, ई कॉमर्स कंपनी, और वो सीओडी देने के कारण बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो रिटर्न कर देते हैं माल, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ नहीं रहता है। रिटर्न का बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर कोई भी दूसरी इंडस्ट्री में कोई बंदा 25,000 का है तो क्योंकि अभी टैलेंट की बहुत ज्यादा कमी है तो उसी टैलेंट को ये जो नई कंपनियां हैं जिनके पास पैसे बहुत है वो 25,000 का बंदा को 60,000, 50,000, 75,000 तक भी देके और रखते हैं। दूसरी वो कमी है। तीसरा, इनका रेवेन्यू मॉडल में प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग मार्केट प्लेस में काम करते हैं। तो मार्केट प्लेस में एक कंपनी जिसका ब्रांड ये लोग बेचते हैं वो ब्रांड मैक्सिमम इनको 25%, 30%, 35% देते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही आरसी अग्रवाल साहब, जो आपको बात समझ में आ रही है वो इन कंपनियों को समझ में क्यों नहीं आ रही? इनके मॉडल पर हमेशा सवाल उठते रहे और फिर यही बात आती है कि अपनी जीएमवी पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना कि वो अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन देख रहे हैं। तो क्या इन कंपनियों का उद्देश्य है नहीं प्रॉफिट में आना? जब पैसा ज्यादा आता है तो फिर ये सब कमियां साथ में पैदा होती है और अभी सबको लगता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट को रिटेन करें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को बनाएं हम, और उसके बाद में एक बार कस्टमर जब हमारे पास आ जाएगा तो वो फिर रिटेन हो जाएगा और फिर हम प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन मेरे को ये भी तो आप सवाल है सर कि एक कस्टमर जिसको आप एक चीज 10 रुपए में दे रहे हैं, कल 30 रुपए में देंगे तो कस्टमर टिकेगा आपके पास? ये भी तो आप मॉडल देखिए। चलिए, आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ राकेश बियानी साहब भी हैं, फ्यूचर ग्रुप के ज्वाइंट एमडी। मिस्टर बियानी, फ्लिपकार्ट का घाटा एक साल में 3 गुना बढ़ा है सर। आपको क्या लगता है कंपनियों का, ई कॉमर्स कंपनियों का घाटा अगर आगे भी बढ़ता रहेगा या कुछ वक्त बाद आपको लगता है कि एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी में लौटेंगी? देखिए, ज्यादा कर ये जो ई कॉमर्स वाली जो कंपनियां हैं ये सब क्लेम कर रही है कि ये मार्केट प्लेस चलाते हैं
और मार्केट प्लेस में तो बेसिक जॉब ये होता है कि एक सेलर को एक बायर से मिलाना पड़ता है, पर उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये जो समझ में आ रहा है आज की जो खबर थी पेपरों में, उससे कि ये डिस्काउंट भी ये लोग ही बेयर कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट आप काफी बार डिस्काउंट इतना ज्यादा दे रहे हैं कि आपके कॉस्ट प्राइस से भी नीचे बेच रहे हैं, तो वो मॉडल तो थोड़ा अनसस्टेनेबल ही मॉडल होता है। बट ये कितने दिन तक चलता है ये पता नहीं, बट अगर देखिए कोई भी बिजनेस को अगर प्रॉफिटेबिलिटी चलाना है तो मेन चीज ये होने वाली है कि क्या ग्रॉस मार्जिन में काम कर सकते हैं, जो एडिक्वेट ग्रॉस मार्जिन हो जिससे हम हमारे खर्चे निकाल सकते हैं, और खर्चे भी काफी हैं इस बिजनेस के अंदर। बिल्कुल, बहुत खर्चे हैं, डिलीवरी कॉस्ट में तो बहुत ज्यादा खर्चा। सर आप रहिए मेरे साथ एक और ई कॉमर्स जायंट रिप्रेजेंटेटिव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, इस वक्त जुड़ रहे हैं कुमार आदित्य, वाइस प्रेसिडेंट पेटीएम। मिस्टर कुमार, बहुत स्वागत है आपका। ऑनलाइन कंपनियों पर डिस्कशन कर रहे हैं हम, और आपसे अच्छे लोग कौन हो सकते हैं सर इस पर कमेंट करने के लिए। ऑनलाइन कंपनियां जमकर डिस्काउंट देती हैं, पेटीएम भी डिस्काउंट देती है और सारी कंपनियां डिस्काउंट देती हैं। फिर सवाल यहां पर आता है कि क्या इससे प्रॉफिट पर असर नहीं पड़ेगा? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? मैं दूसरी कंपनी के मुनाफे की स्ट्रैटेजी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट हमारा प्लान इस मार्केट को डेवलप करने का बहुत डिफरेंट है, और हमने बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी कभी यूज नहीं की है। इस दिवाली के टाइम हमने ऑफर्स लगाए थे, बट हमारा गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। पेमेंट्स हमारा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस है, जो बहुत ही कीनली लिंक्ड है हमारे मार्केट प्लेस बिजनेस से, और हमारा बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है इस बिजनेस में। मुनाफा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस स्टेज पे आएगा वो हर एक कंपनी की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है, और हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है इस केस में। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं फ्लिपकार्ट पे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लीडर है, इसलिए उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। 2000 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा 2015 में, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं अपने कंपटीशन के बारे में कमेंट नहीं करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि उनका किस तरह का डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी है या वो किस तरह से कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि कस्टमर फोकस कंपनी को होना बहुत जरूरी है, और अल्टीमेटली बिजनेस में मुनाफा होना जरूरी है। ये दो सच्चाई हैं, और हम अपने बिजनेस को इसी तरह से देखते हैं, और हमारे सारे जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो कस्टमर को आगे रख के हम वो डिसीजंस लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट वैसा होता है, और मुनाफा किस स्टेज पे आएगा वो मैंने आपको पहले बताया, वो हर एक कंपनी का अलग प्लान है। सो हम अपने प्लान पे स्टिक करते हैं। ठीक है मिस्टर बयानी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर मिस्टर पेटीएम के जो इस वक्त हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव है, जो वो कह रहे हैं, आपका क्या मानना है? ई कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, क्या आप ये मानते हैं? और क्या आप ये मानते हैं कि आगे चलकर ये बबल, सो कॉल्ड बबल जो ई कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, ये बर्स्ट होने वाला है? देखिए, ये बात तो पक्की है कि लॉस में करते हुए बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, तो प्रॉफिट का तो डायरेक्शन सेट करना ही पड़ेगा। और मैं जितनी मेरी जानकारी, आई एम श्योर से सब लोग एफर्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल मॉडल और प्रॉफिटेबल बिजनेस करें। बट जो होता है इनिशियल पीरियड में, जब सब लोग कोशिश यही करते हैं कि मैं स्केल बना लेता हूं बिजनेस के अंदर में, और स्केल बनाने के लिए मैक्सिमम कस्टमरों को मैं लाना चाहता हूं, तो आज की तारीख में तो ये हो रहा है कि जो एफडीआई से जो पैसा आ रहा है, और जो इक्विटी के रूप में या डॉलर के रूप में जो पैसा आ रहा है, उसी को यूज किया जा रहा है फॉर कस्टमर एक्विजिशन थ्रू द डिस्काउंटिंग रूट, जो कि गलत है और नहीं होना चाहिए था, पर यही हो रहा है आज की तारीख में तो। और इसको रोकना जरूरी है, जितने जल्दी ये कम होए उतना ज्यादा फायदा होएगा। बिकॉज नॉट ओनली कि डिस्काउंट हटाना जरूरी है, ऑल्सो साथ साथ में कि भाई जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है और जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग एंड ऑर्डर है, उसको भी कंट्रोलेबल करना जरूरी है। बिकॉज अभी तक तो जितना माल बिक रहा है जी, वो लार्जली माल जो बिकता है वो तो लो मार्जिन प्रोडक्ट कैटेगरी में ही बिक रहा है। तो ये ज्यादा मेरे हिसाब से तो ये इट्स ए क्वेश्चन कि भाई समय की बात है, कितने जल्दी कितना आप मोल्ड करेंगे। और आई थिंक क्या होता है कि जब आपको ज्यादा सेल करना हो तो इजीएस्ट रूट इज ऑफकोर्स टू डिस्काउंट। सो इसका बैलेंसिंग कब होएगा, कितना जल्दी कर पाएंगे, तो सब कंपनी के स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। जी,
ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। जल्दी से अपने दर्शकों को एक और डेटा दिखाते हैं कि कैसे इन ई कॉमर्स कंपनियों की वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन मुनाफा कम है, और फिर इस और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शायद फिर हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हुए दिखेंगे, हालांकि मुश्किल ज्यादा लगता है ये। जेबोंग की बात करते हैं। फंडिंग है इस कंपनी को 183 करोड़ के आसपास, जबकि वैल्यूएशन इस कंपनी की देखिए आज के दिन में 3,330 करोड़ रुपए। और इसी कंपनी के एक बहुत बड़े अधिकारी ने कमेंट भी किया था जीएमवी पर, जो आप जानते हैं। फ्लिपकार्ट 20,979 करीब 21,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी को फंडिंग है, लेकिन वैल्यूएशन देखिए करीब 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। ये फंडा बहुत समझ में नहीं आ रहा है और यही इसी पर सवाल उठ रहे हैं। फंडिंग स्नैपडील को 3,330 करोड़ रुपए की, वैल्यूएशन है करीब 32,000 करोड़। इसके बाद एक और बड़ी कंपनी अर्बन लैडर 333 करोड़ रुपए की फंडिंग है, वैल्यूएशन इनकी करीब 1,000 करोड़ के आसपास है। बिग बास्केट की बात करें तो इनकी वैल्यूएशन भी करीब 1,000 करोड़ के आसपास दिख रही है और इसी पर सवाल उठ रहा है कि इनको इतनी फंडिंग भी नहीं है लेकिन वैल्यूएशन इनकी इतनी बढ़ कैसे रही है। ग्रोफर्स जो कि ग्रोसरी जायंट है, 2,664 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन इसकी भी बन गई है बहुत जल्दी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं उनसे ये बात करेंगे कि क्या ई कॉमर्स इंडस्ट्री आने वाले दिनों में प्रॉफिट में आएगी, और आएगी तो वो अपने सर्वाइवल को, अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे, सर्वाइवल कैसे होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कि अपने डिस्कशन को आगे शुरू करें, आगे बढ़ाएं, एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको कुछ ज्यादा क्लियरिटी आएगी इसके बाद। ई कॉमर्स कंपनियां अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की, यानी प्रोडक्ट्स की कुल बिक्री से कमाई का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। लेकिन सच ये है कि इन आंकड़ों का, ई कॉमर्स का, या यूं कहें कि तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स के मुनाफे पर असर बहुत कम दिखता है। ई कॉमर्स कंपनियां अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी प्रोडक्ट्स की कुल बिक्री से कमाई का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। लेकिन सच ये है कि इन आंकड़ों का ई कॉमर्स या यूं कहें कि तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स के मुनाफे पर असर कम ही दिखता है। ऑफलाइन रिटेलर्स ने तो ई कॉमर्स कंपनियों के इस पैतरे के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ई कॉमर्स कंपनी ने ही ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फैशन रिटेलर जेबोंग का कहना है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मिंत्रा जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बताती हैं। दरअसल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू और कंपनी के असल रेवेन्यू में काफी फर्क होता है, लेकिन ज्यादा ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बताने का फायदा कंपनी को मिलता है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर ई कॉमर्स कंपनियां ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू निकालती कैसे हैं। दरअसल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू किसी प्रोडक्ट के मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पर बेस्ड होती है, जिसका डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि प्रोडक्ट का ऑर्डर कैंसिल होने या रिटर्न होने तक ये काउंट नहीं किया जाता। जैसे किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपए है, लेकिन 50 रुपए के मुनाफे के साथ इसे 100 रुपए में बेचा गया, तो ये 100 रुपया ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के तौर पर काउंट होगा। What these large e-com companies are trying to do is create a share of the market, right? They are trying to increase their share in the market space, and that's how they're building the valuations. So this is one way of getting there, right? But I think the point that you're making is much larger, to say how will companies sort of sustain without some profits, right? And I think that is something they'll figure out. ये सवाल उठते रहे हैं कि जिस तेजी से ई कॉमर्स कंपनियां बिग सेल ऑफर के साथ अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, आने वाले वक्त में वो टिकी रह पाएंगी या नहीं। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ई कॉमर्स कंपनियों के मॉडल पर सवाल खड़े कर चुके हैं। यानी ई कॉमर्स कंपनियों का वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन बेहद कम। जाहिर है ई कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस मॉडल सवालों के घेरे में है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ई कॉमर्स कंपनियों के सामने मौजूदा डिस्काउंट बेस्ड बिजनेस मॉडल को बदलने की जरूरत है। दरअसल ऑनलाइन कारोबार के तेजी से आगे बढ़ने को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के बीच बहस छिड़ी हुई है। अब सवाल है कि आखिरकार ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के दम पर ऑनलाइन का कारोबार कितने दिनों तक टिक पाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों के प्रॉफिट और असल रेवेन्यू में काफी फर्क दिख रहा है। Well, I think the experience elsewhere in the world has been that actually most startups fail. A very small number of startups become incredibly successful, but the adjustment in mindset for a lot of people is
coming to terms with the fact that most startups will fail. And that means that in the early phases of startups, you usually have a lot of dumb money, and a lot of money is lost, and then that leaves the more sophisticated investors in the marketplace. देर सवेर इसका असर कंपनी की सेहत पर पड़ेगा। दिल्ली से तानिया दुबे के साथ मुंबई से अनुराग शाह, जी मीडिया। वक्त कम है और छोटा कमेंट ही चाहूंगा मैं आप सबसे। मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले आरसी अग्रवाल साहब, फिर क्या हाल है यहाँ पर जीएमवी को अगर हम नकार दें, हम यहाँ इस वैल्यूएशन को ना देखें तो क्या हाल है, कैसे प्रॉफिट में आएंगी ई कॉमर्स कंपनी आपके हिसाब से? हम एक नए मॉडल के साथ आ रहे हैं। हम वैल्यू रिटेल में ई कॉमर्स कंपनी में इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल कर रहे हैं और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के बहुत सारे फायदे हैं। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, हम 100% डिलीवरी एश्योर कर सकते हैं कस्टमर को, हमारा मार्जिन ज्यादा हो सकता है क्योंकि हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ आप ये करें, आप नया मॉडल लाएंगे और आपको लगता है ये मॉडल ज्यादा फायदे में कैसे आते हैं। संदीप अग्रवाल साहब, आप भी मानते हैं इस बात को कि आपको मॉडल तो चेंज करना पड़ेगा वरना अल्टीमेटली प्रॉफिट में आएंगे नहीं तो सर्वाइवल होगा कैसे? नहीं, एक्चुअली मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे एक्चुअली आपकी थोड़ी ये पूरे प्रोग्राम में एक मिसलीडिंग चीज ये लगती है कि पूरी फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे है। ठीक है, कोई भी नई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए ये कोई 200 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, ये नई इंडस्ट्री है। अच्छा। यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाई है, हमने फिक्स कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने फुलफिलमेंट, पेमेंट और मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं जो ह्यूमन बीइंग ने पहले इन्वेंट नहीं किए हुए थे। ठीक है, शुरू में हमें सारे खर्चे करने पड़ते हैं, पर आप मेरी बात सुनिए, इंडिया ग्रो कर रहा है 6% से, रिटेल इंडस्ट्री ग्रो किया 8% से, ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है 100% से। ई कॉमर्स इस कंट्री में ठीक है सर, समय कम है सर, बीच में रोकना पड़ रहा है आपको। मैं किशोर बयानी साहब के पास जाऊंगा। मिस्टर बयानी, फिर आपकी सभी बातों को माना जाए तो ई कॉमर्स में लगता है डिस्काउंट का मॉडल सही नहीं है, कंपनियां कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, फिर भी वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में कैसे हो रही है? आप इनके इन्वेस्टर पर अभी भरोसा कर रहे हैं? आपको लगता है इन्वेस्टर आप क्यों निवेश कर रहे हैं अभी? नहीं, आई थिंक देखिए इन्वेस्टमेंट तो देखिए फ्यूचर प्रॉमिस के ऊपर होता है। प्रॉमिस तो आज भी अच्छा है, मेरे हिसाब से ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इंडिया में लोग ई कॉमर्स में शॉपिंग नहीं करेंगे, ये बात तो कोई बोल नहीं रहा है। बात ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होएगा उससे अल्टीमेटली रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा वो तो समय ही बता सकता है। ठीक है, समय बता सकता है। ये आपने बड़ी बात बोली, समय बहुत बलवान होता है, समय बताएगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिस्काउंट बबल है या नहीं, अगर है तो फूटेगा कैसे, कब फूटेगा और नहीं फूटेगा तो ई कॉमर्स कंपनियों को अपना बिजनेस मॉडल कैसे चेंज करना पड़ेगा, एक लंबे वक्त से बहस आ रही लेकिन फ्लिपकार्ट के इस लॉस रिपोर्ट ने इस बहस को और बड़ा बना दिया और देखते हैं आने वाले वक्त में ई कॉमर्स कंपनियां कैसे अपने इस लॉस वाले बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर आती हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बहुत इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।